बोर मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया था। बोर मॉडल इनके स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, सामने एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें आप ये लिख सकते हो डी। इसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी फॉर ड्यूटेरियम, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका स्पेक्ट्रम बनाओगे तो बोर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है। It has only one electron, ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। पर जैसे अब ये हो लिथियम 2 पॉजिटिव, सोडियम, लिथियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 1 पॉजिटिव और हीलियम, सोडियम, कोई भी हो, क्लोरीन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन। इसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्क्वायर डिस्चार्ज, स्क्वायर ट्यूब है, इसके बीच में हम हाइड्रोजन गैस फिलअप करते हैं। ये ड्रा नहीं करना आप, इसमें हाइड्रोजन गैस फिलअप कर दें या हीलियम फिलअप कर दें, कोई भी फिलअप कर दें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन। इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको तो बोर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है।
इनके स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल स्पेन नहीं कर सकते। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको आप फिलअप करोगे, हाइड्रोजन फिलअप करोगे, हीलियम फिलअप करोगे, लिथियम फिलअप करोगे, इसका स्पेक्ट्रम बोर मॉडल से एक्सपेंड हो सकता है और उनका एक्सपेंड हो सकता है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ये एक लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, it cannot explain multiple fine structural spectrum. It cannot explain multiple fine structural spectrum. One line is further divided into more number of lines. One line is further divided into more number of lines. अब जैसे इनमें ये जो मेन एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब लेवल्स। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, इनके आगे ना सब पार्ट्स होते हैं। ये बोर मॉडल के टाइम भी पता थे, इसके दो पार्ट है, थ्री वाले के थ्री पार्ट होते हैं। बोर को इस चीज का नहीं पता था कि आगे सब लेवल्स भी होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आ गए तो अलग लाइट इमिट होगी, इधर से आएगा तो अलग इमिट होगी, तो एक लाइन की बजाय दो लाइनें बन जाएंगी। मेन एनर्जी लेवल के आगे क्या होते हैं? सब लेवल, सब शेल्स भी कहते हैं, सब लेवल को आगे सब शेल्स कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आता है तो अलग लाइट है, फिर स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाइनें बन जाएंगी। यदि सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आता है, इधर से वापस आता है तो अलग लाइट इमिट होगी, इधर से अलग इमिट होगी, इधर से अलग इमिट होगी, तीन अलग अलग लाइट आएंगी, तो स्पेक्ट्रम में तीन अलग अलग लाइन बनती, उससे नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाती है। एक तो वैसे ही लाइन बड़ी ज्यादा आती है, फिर और बढ़ जाती है। एक तो वैसे नंबर ज्यादा है क्योंकि एनर्जी इनफिनिट है, तो वो लाइनें बढ़ जाती हैं। एक बोर मॉडल को इस चीज का नहीं पता था, दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर, इसको हम बोर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, it cannot explain Zeeman's fact. Can explain Zeeman fact? The Zeeman fact is spreading of one line. Splitting of one line into many lines. Under the influence of
magnetic field. Magnetic field. Fourth point, it cannot explain star effect. Which is splitting of one line into many lines. Under the influence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हम हार्डन गैस फिलअप कर लेते, इलेक्ट्रिसिटी पास कर, सपोज इसमें हार्डन गैस है, इसकी काफी सारी लाइनें बनती हैं। काफी सारी लाइन बनती हैं। इसके बाद यदि हम मैग्नेट लगा दें, if we place magnet north and south pole, तो लाइनों का नंबर बढ़ जाता है, लाइनें और बन जाती हैं। नॉर्थ और साउथ पोल है तो लाइनों का नंबर बढ़ेगा, इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ये बड़ा आपको रफ होता है, ये बनाने की नहीं जरूरत, थोड़ा अपने आप ही देखा करो। यदि इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, जीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो उसको बोलते हैं स्टार फील्ड, तब भी लाइनें बढ़ जाती हैं। जो बार डिस्चार्ज ट्यूब है, जो बार डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें हार्डन गैस फिलअप की हुई है, आप वैसे लाइन आएंगी पर इसके बाद मैग्नेट रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो लाइनें ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तब भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड वाले का नाम है जीमन इफेक्ट, उसका नाम क्या है, स्टार इफेक्ट। ये बोरमैन की लिमिटेशन है, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देन फिफ्थ पॉइंट, Bohr's model can explain cannot explain three-dimensional motion of electron. Motion of electron. Three-dimensional motion of electron. According to Bohr model. Motion of electron is planar. Planar, two-dimensional. It can explain wave motion of electron.
given by Louis D. Broglie. It cannot explain. Uncertain path of electron. So बेटा ये पॉइंट समझ लो सारे। बोर्ड के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन की मोशन ऐसे होती है, सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूव करेगा तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे मूव करता है उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। सर्कुलर मोशन होती है टू डायमेंशनल। मोशन इलेक्ट्रॉन इज प्लेनर, टू डायमेंशनल। पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करता। ये सभी चीजें बोर मार के बाद पता लगी थी। इलेक्ट्रॉन की ऐसे मूवमेंट ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे करके मूव करता है। बोले क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, सर्कुलर प्लेनर। एक प्लेनर हो गया टू डायमेंशन। इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे करता है, ऊपर नीचे जाता है, ऊपर भी नीचे भी, इधर भी सभी जगह मूव करता है। इसको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर बोर ने क्या से कि फिक्स पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन इस लाइन के ऊपर ऊपर ही जाना है, इलेक्ट्रॉन इस लाइन के ऊपर है, पर ऐसा नहीं है। ये प्रिंसिपल है हेजनबर्ग, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ये बड़ा वर्ड है, हेजनबर्ग। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन सर्कल से नहीं मूव करता, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी जा सकता है। अनसर्टेन बात है। ये नई चीजें हैं, बोर मॉडल के बाद आई थी। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल जो मूव करता है पर ऐसे होता नहीं है, ना ही उनका पाथ फिक्स है, कोई इसके ऊपर भी मूव नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन तो ऐसे होती है, फिक्स मोशन नहीं है। और साथ में इट इज गिवन बाय हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में, इलेक्ट्रॉन की क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म में मोशन होती है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ ये जैसे लाइट मूव करती है, जैसे हम कहते हैं कि लाइट है वो वेव फॉर्म में होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन, लाइट की केड़ी मोशन होती है, वेव मोशन। तो इलेक्ट्रॉन की भी क्या होगी, वेव मोशन। इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन, दिस इज गिवन बाय साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली। ये साइंटिस्ट का नेम है लुइस डी ब्रोगली। ये हेजनबर्ग। ये अभी आर्टिकल पूरे पूरे आने हैं, अभी सभी पॉइंट आने हैं। आपने याद करना है कि लुइस डी ब्रोगली का वेव मोशन है उसके। उसके बाद एक पॉइंट और है, इट कैन एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन ही कर सकते। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी पॉइंट की जरूरत नहीं है, बस नोट ही करना, ये भी आप नोट ही करोगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है, बोल मार्क की लिमिटेशन होगी। उसके बाद हमने छोटा सा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल, it is amount of energy required to move electron from an atom to form positive ion. Amount of energy required to move electron from an atom to form positive ion. वो हमने हाइड्रोजन का एटम है, उसको हमने आयन बनाना है। एटम को आयन में चेंज करना है, एटम को आयन बनाना है तो इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। We have to give energy from outside, बाहर एनर्जी देनी पड़ेगी, एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। जो बाहर से किसी को एनर्जी दी जो है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में बाहर से एनर्जी देंगे तब एटम का आयन बनेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। एनर्जी इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी बड़ा बाहर से दी जाती है, एनर्जी बनाया इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हीट उठ करना पड़ेगा, हीट से या लाइट से, हीट और लाइट एनर्जी देंगे तब एटम का आयन बनेगा। आयन का मतलब क्या है? वैसे टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर जाना है और अभी इसका न्यूमेरिकल करना, अदरवाइज टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में है। इसमें सपोज एटम पढ़ो, एटम में न्यूक्लियस है, एक ही ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बाकी सारे ऑर्बिट खाली पड़े। ये लास्ट ऑर्बिट है बनाई, हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से इन्फिनिट तक लेके जाना। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक चला जाता है तो कहा ये रिमूव हो गया, ये एटम जो बाहर निकले है, when the electron goes up to infinite, कहा ये रिमूव हो गया। इसकी आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, पॉजिटिव की इंटरेक्शन तोड़ने के लिए हमें बाहर से इसमें लाइट डालनी पड़ेगी, लाइट या हीट। अभी आप लाइट ही लो, हीट भी कर सकते हैं, आपको बाहर से लाइट डालनी पड़ेगी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम जॉब करता है, यहाँ से इधर चला जाएगा तो फिर एटम आयन में चेंज आएगा। रिमूवल का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस टेकिंग द इलेक्ट्रॉन आपको removal of electron means taking electron
इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या तो जो ऑर्बिट का दिस ऑर्बिट, इसको बाहर से ट्रैक्शन को ब्रेक करना से एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ट्रैक्शन। Energy required to break attraction, to break force of attraction. ट्रैक्शन को ब्रेक करना और इलेक्ट्रॉन को इनफिनिट तक लेके जाना, इसको तोड़ना है। यहाँ ट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी है, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम जॉब करना है ट्रैक्शन तोड़ने के लिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही है, इसका मतलब क्या होगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। Absorption or radiation, that is light। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर लेके जाते हैं तो फॉर्मूले आपको पहले कराए हैं, आपको ये कराया कि डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 1 over n1 स्क्वायर माइनस 1 over n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। ये किसकी एनर्जी होती थी, ये लाइट की एब्जॉर्प्शन ही हो रही है। अब बताया था एब्जॉर्प्शन द एमिशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, सेम फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ये एनर्जी ऑफ क्वांटम है। एनर्जी ऑफ क्वांटम, जो क्वांटम देना पड़ेगा, इसकी एनर्जी डेल्टा ई। इलेक्ट्रॉन को काम पे लेके जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डेल्टा ई 13.6 फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बाय इनफिनिटी इनटू जेड डेल्टा ई कि 1 माइनस 0 हो गया, 1 बाय इनफिनिटी 0 होता है, 1 बाय इनफिनिटी क्या होता है, 0। ये तो 1 ही है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्वांटम, इसी को हाई एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसी का नाम हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी इक्वल डेल्टा। हाई एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा। हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इंटरेक्शन टूट जाएगी, इंटरेक्शन तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होगा, मेरे रिमूव हो गया, बाहर निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना मतलब रिमूव हो गया, एटम का आयन बन गया। ये एनर्जी आपको यहाँ से देनी पड़ेगी, जो क्वांटम एनर्जी है वही हाई एनर्जी है। तो हाई एनर्जी क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑफ हाइड्रोजन। पर एटम ऑफ हाइड्रोजन। अभी एनर्जी दूसरे यूनिट भी हो सकते हैं, इससे करेंगे क्या आ जाएगी 21.8 into 10 raised to power minus 19 joules पर एटम। हमने एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ही निकाला है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। थर्ड वैल्यू क्या आ सकती है, 1312 किलोजूल पर मोल।
आई एनर्जी का बड़ा फॉर्मूला ये आपको समझा दिया मैंने। आई एनर्जी का फॉर्मूला आपने सीधा लगा देना 30/6 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया है एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप बाकी आए तो फिर आप इससे कर लेना, ये जॉल में आ जाएगी, किलो जॉल में आ जाएगी। N2 N2 इनफाइनाइट आएगा। N2 क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या एनर्जी का फॉर्मूला बन, तो ये उनके लिए अप्लाई होगा जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फॉर्मूले उनके हैं ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ही बड़ा एप्लीकेबल है, बल इनके लिए लगा सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव लिथियम 2 पॉजिटिव। इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर जेड की वैल्यू 1 आएगी। हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जेड 2 है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका जेड वो है, इसे नहीं है न्यूमेरिकली एन में। टॉपिक इतना है। ये बिल्कुल आसान ही है, बस ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करो। ये आ जाए तो Z1 पुट करना है, ये आ जाए Z2 करना है, 3 करना है, वो क्या करना है 4 करो, दैट इज टू बी 4। तो पहले आप ये दोबारा समझो अच्छी तरह। हाई एनर्जी क्या है, वैसे टॉपिक डेफिंग वगैरह एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। हमने एटम का आयन बनाना है, ये तो समझो पहले। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बोर्ड दिख रहा है पूरा?
बोर्ड दिख रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। इलेक्ट्रॉन ग्रुप पे लेके जाना है, मैं यहाँ पे रिमूव हो गया, ये लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है। आपको पता है एब्जॉर्प्शन एमिशन का फॉर्मूला तो वही होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। क्वांटम की एनर्जी, ये जो क्वांटम की एनर्जी है वही आई एनर्जी है। क्वांटम की एनर्जी आई एनर्जी है, इसी को आई एनर्जी कहना है। N1 1 से लेकर इनफिनिटी तक, तो इसको इसी का नाम आई एनर्जी रखा हुआ है। फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ये बन गया, इसकी निकालनी इसकी या इसकी निकालनी 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर z स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रॉन निकालना तो 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। इसमें जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जो मान लो इसकी आई एनर्जी निकालनी हो, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए फॉर्मूला नहीं रख सकता। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, एंड देन इसकी आई एनर्जी इससे नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है। यदि हम ये निकालना चाहें कि इसकी आई एनर्जी निकालो, ये निकल नहीं सकती, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले हैं, वैसे बाकी और क्लासेस में भी नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन वाले सारे फॉर्मूले सिलेबस में। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट आई एनर्जी ऑफ हीलियम 1 फर्स्ट, इसकी आई एनर्जी निकालो, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर बनेगा? सर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, लर्न करना, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। 13.6 n1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर n2 क्या लेना है इनफिनिटी, z स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। आई एनर्जी क्या आ जाएगी? 13.6 into 4, कितना आएगा जी? 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट कोई और पूछे मेरे वैसे सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बस तो लिखने की जरूरत है। इतनी आई एनर्जी 54.4 इलेक्ट्रॉन, इसकी नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए फॉर्मूला नहीं बना हुआ, ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके सिलेबस में एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं, सभी न्यूमेरिकल एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप अभी करके दो। कैलकुलेट द wavelength of radiation required to move electron from fifth orbit of hydrogen. ये एनसीईआरटी बुक से बेटा, जिनको आता है ना बताना आपने कि किस फॉर्मूले से करना, थोड़ा सोच के बताना है।
आप बेटा वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो बेटा ऑन करो, वीडियो नहीं ऑन करते। चलो किसने अपने हैंड रेज करो, सुमीर आप बताओ। सर पहले आयोनाइजेशन एनर्जी वाले फॉर्मूला से करेंगे, फिर hc/लैम्डा। थोड़ा और शॉर्ट बताओ। सर 1/लैम्डा। Sir, may I? Sir, it constant use. आपको रविंद्र कौन बता रहे हो? रवनूर Yes, sir. बताओ बेटा। Sir, 1 by lambda equals to 13.6 bracket 1 by n square minus 1 by n2 square bracket into z square वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी से ही करेंगे। Yes, sir. बेटा इसमें वेवलेंथ निकालनी है, आपको बताया था एनर्जी वाला फॉर्मूला तो यही लगता होगा, ये एनर्जी वाला फॉर्मूला है। और आपने लाइट की वेवलेंथ निकालनी है, जो लाइट फॉल करनी है उसकी वेवलेंथ, फिर फॉर्मूले हमने ट्राई किए ना पहले 1/लैम्डा। एटम के ऊपर जब हम लाइट फॉल करते हैं तो उसके क्वांटम की एनर्जी निकालनी है तो ये करना है, वेव निकालनी है रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू z 1/लैम्डा। वेवलेंथ निकालनी, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है 1.1 10 to the power 7 n1 स्क्वायर। फिफ्थ से लेके जाना है, फिफ्थ ऑर्बिट रिमूव का मतलब के अंदर कहां तक जाना है? Infinity. into 1। ये बड़ा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। वन बाय लैम्डा वन बाय 5 ही आ गया, इसको 1/20 तो 0 ही होगा, ये तो 1 ही है, ये आंसर है। वेवलेंथ क्या बना? सर 5 स्क्वायर। That is 25 5 का स्क्वायर 25 25 बाय ये आएगा ना आंसर। 25 को 1/1 से डिवाइड कर लो, बाकी क्या आएगा 10⁻⁷ आ जाएगा, वेवलेंथ मीटर में आएगा। वन बाय वन से डिवाइड कितना आएगा 125 को 1/1 से 24 बाय कितना बनेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, निकालने का मतलब इंफिनिटी तक लेगा, फिफ्थ ऑर्बिट से इंफिनिटी तक लेगा, इंफिनिटी में जाएगा मतलब रिमूव हो गया। 1/1 10⁻⁷ 1/25 1/infinity 25 हो गया, तो ये 25 नीचे आ जाएगा। ये कितना बने सी? Sir, 22.72 आ रहा है। Yes, sir. 22.72। -7 में वेवलेंथ मीटर में, वेवलेंथ में क्रैश ड्रॉप का डिस्टेंस। ये टॉपिक फिनिश हो गया। इलेक्ट्रॉन को हमने कहां से निकालना था? फिफ्थ ऑर्बिट से, रिमूव द मतलब इंफिनिटी तक ले गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रेडियस ऑफ ऑर्बिट।
तो हमें ये करना है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस तक मूव करे, इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कितने डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन मूव करे। इसमें आपको दो फॉर्मूले कराए थे रदरफोर्ड मॉडल में। हमने ये किया था कि फोर्स ऑफ डायरेक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बस ये डिस्टेंस करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो आपको ये कराया था कि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आगे वाल खींचता है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन। ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन थी। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसके बाद फोर्स लगती है। जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, बार फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन इनसाइड है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन आउटसाइड। उसके बाद हमने किया था बोर मॉडल में। बोर मॉडल में हमने किया था कि ये एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, मास वेलोसिटी डिस्टेंस। ये किसके बराबर होती है? NH/2 pi. by 2 pi NH upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन का मास है, वेलोसिटी है, ऑर्बिट, मास वेलोसिटी डिस्टेंस NH/2 pi। ये बोर की गॉडी। अब दो फॉर्मूले हैं। तो अब इसमें यहां से r की वैल्यू निकाल, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के पुट करो तो रेडियस का फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले से r निकालो, सॉरी v, यानी तो v क्या आएगा? v इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई mr। इस फॉर्मूले से वेलोसिटी NH ओवर 2 पाई mr इसमें पुट कर दो। put the value of v, velocity in 1। ये रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल से, इसमें v की वैल्यू इसमें पुट करो। या d स्क्वायर r स्क्वायर, v की वैल्यू v की वैल्यू पुट कर ली, NH ओवर 2 पाई mr। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, r किसके बराबर है? n स्क्वायर s स्क्वायर। s स्क्वायर s स्क्वायर, एक m इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा।
4 pi square m e square z n square s square की रेडियस कैंसिल हो गया, r इधर आ गया, s square 4 pi square m एक m कैंसिल हो जाएगा e square z। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप ड्राइव कर लोगे तभी याद रहेगा, इतनी चीजें याद नहीं रहनी। एग्जाम में ये पूछना है तो ड्राइव कर लेना, ड्राइव डोनट लर्न, इतने फॉर्मूले याद नहीं रहते। ये दो फॉर्मूले हैं, ये रदरफोर्ड मॉडल बोर मॉडल से है, यहाँ से भी निकालो, इसमें पुट करोगे रेडियस से कैंसिल हो जाएगा, r इधर आ जाएगा, e स्क्वायर आ जाएगा, z e स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो n स्क्वायर s स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m एक कैंसिल हो गया, तो ये ड्राइव कर लेना डोनट लर्न। ठीक है, ये ड्राइव जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे ड्राइव कर लेना, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर लें। ये सारी कांस्टेंट्स हैं, तो मास की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, मास चार्ज h पाई, ये सारे कांस्टेंट्स। ये मास है, चार्ज है, एक प्लेस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज h पाई, ये सारा कुछ पुट कर लो, इससे ये रिलेशन बने। आपने ये लर्न करना। This is an axiom. You have to learn this formula. आपने बड़े ही लर्न नहीं करना, वेलोसिटी पुट कर लो, ये एग्जाम में ड्राइव कर लेना, एग्जाम में आता है यू कैन ड्राइव, ये वाली चीज आपने वैल्यू कांस्टेंट्स है पुट करके आएगा 0.51 n square by z। ये एंगस्ट्रॉम में, मीटर में करना 0.529 n square by z 10⁻⁻10 मीटर में, एक एंगस्ट्रॉम -10 मीटर के बराबर, इसे मल्टीप्लाई करो, तो आपने ओवरऑल ये लर्न किया। तो हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना, ये कितना डिस्टेंस, सेकंड का रेडियस निकालना, थर्ड का निकालना, दिस इज r1 r2 r3 r1 r2 r3 रेडियस निकालना, फर्स्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट, इसमें वैल्यू पुट करनी है, रेडियस इज इक्वल पहले ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट r1 x1 n स्क्वायर बाय z n1 पुट कर लेना, फर्स्ट में n1 होगा, z तो 1 ही, सेकंड ऑर्बिट n2 होगा, n स्क्वायर 2 का स्क्वायर, z तो 1 ही रहना, r का z 1 ही रहना, 0.529 into 4, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, फर्स्ट है सेकंड है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस,
क्या है वैल्यू 0.529 C का स्केयर एंगस्ट्रॉम। पहले की वैल्यू ये है, सेकंड की ये वैल्यू, थर्ड की ये वैल्यू। सेकंड ऑर्बिट पहले नालों 4 गुना ज्यादा है। फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट radius of second orbit is 4 times the radius of second orbit is 4 times the radius of first orbit. फोर टाइम ज्यादा है और ये 9 आ रहे हैं हम रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट is 9 times the radius of first orbit. जितना ये रेडियस है ये 2 का स्क्वायर है। वैसे ही हम इस फॉर्मूले से हम क्या कह सकते हैं रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली है और रेडियस z के इनवर्स है। z के इनवर्स है n स्क्वायर के डायरेक्टली फॉर्मूले से n स्क्वायर R1 R2 की वैसे ही रेशियो निकालेंगे। R1 R2 की रेशियो करनी है कितना ऑर्बिट दी रेडियस की रेशियो 1 2 3 ये रेडियस सेकंड रेडियस थर्ड रेडियस तो आप इससे निकाल सकते हो 0.529 सॉरी n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर रेडियस n स्क्वायर की डायरेक्टली है n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर आप वैसे भी आ जाएगा n1 2 का स्क्वायर रेशियो निकाल लें कितना आ गया बेटा 1 रेशियो 4 रेशियो वो हमने ऊपर कर ही ले रेडियस n स्क्वायर की डायरेक्टली z के इनवर्सली इस वैल्यू को ना a नॉट मान लेते हैं। आपको फॉर्मूला लगाया था 0.529 n स्क्वायर बाय z इस चीज को a मान लेते हैं। जीरो पॉइंट फाइव को ये ना इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं a इंटू n स्क्वायर बाय z 0.529 को a नॉट मान लेते a नॉट a रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हो a की वैल्यू ये है एंगस्ट्रॉम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इसको a नॉट मान लेते a नॉट n स्क्वायर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट
G1 है A0 मान लो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक, what is radius of third orbit of helium positive? कितना आंसर आएगा? रेडियस का मामला क्या है? 0.n स्क्वायर बाय थर्ड ऑर्बिट n3 है, Z2 आएगा 0.529 3 का स्क्वायर ओवर 2 एंगस्ट्रॉम है 9 स्क्वायर बाय 4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही छोड़ दो। What is radius of second orbit of lithium 2 positive? ये कितना आएगा आंसर? N2 है तो lithium का Z3 है, रेडियस 0.529 2 का स्क्वायर Z3 4/3 एंगस्ट्रॉम। सर आपने नीचे भी स्क्वायर कर दिया है 2 का। क्या बोला बेटा? आपने नीचे भी 2 का स्क्वायर कर दिया है पहले वाले सम में। इसमें हाँ जी, नीचे वो देखो 9/4 लिखा है आपने, 9/2 आएगा। ठीक करो बेटा। ये कितना आएगा? 4/3 ये 9/2 आएगा। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व करो। Which is greater radius of first orbit? First orbit. क्या आंसर करेंगे? Hydrogen. Hydrogen first. हाइड्रोजन वाला। Hydrogen. ये आप स्मॉलर कर लो। अच्छा बड़ा स्मॉलर कर लो। अब कौन सा आंसर है? Beryllium. 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 अच्छा बड़ा स्मॉलर कर लो तो बेरिलियम आंसर है। आंसर इज बेरिलियम। उसका रीजन क्या है? n स्क्वायर बाय z के इनवर्सली है। z के इनवर्सली रेडियस z के इनवर्सली आता है। n स्क्वायर बाय z के इनवर्सली है। बेरिलियम का z को उसका स्मॉलर है। इसका कोई रीजन बना सकते हो आप? स्मॉलर क्यों है? सर क्योंकि न्यूक्लियस से पुल ज्यादा लगती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बार बोलो। सर न्यूक्लियस से पुल ज्यादा लगती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसका रीजन ये बनेगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसमें 4 प्रोटॉन है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी।
तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाए, stronger the force attraction, न्यूक्लियस की attraction ज्यादा है तो smaller radius आएगा, stronger the force attraction, smaller the radius, ये लिख सकते हैं आप, stronger the force attraction, smaller the radius, stronger the force attraction, smaller the radius, उसके बेटे प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा की रेडियस कम हो, ठीक है, तो रेडियस बड़ा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फिर हम उसके लिए फिर वही फार्मूले करने हैं कि ये जो था बोर मॉडल, दिस इज रदरफोर्ड मॉडल, फोर्स अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, फोर्स अट्रैक्शन इसकी इक्वल है, एक पहला रिलेशन है, फिर बोर मॉडल, angular momentum is equal to NH upon 2 pi, ये दूसरा रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन से आप रेडियस निकालो, MV, यहाँ से रेडियस निकाल लो, NH 2 pi MR MV, वो R यहाँ पे पुट करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाए, यहाँ से आप रेडियस निकाल लो सेकंड फॉर्मूले से, इसमें पुट करोगे, अब इस फॉर्मूले में Z² by R², एक R तो वैसे ही कैंसिल हो गया, एक R को आप पहले कैंसिल करो, फिर R के वैल्यू यहाँ पे पुट करो, B² किसके बराबर है, एक R से पहले कैंसिल करते हैं, B² इज इक्वल टू उसमें ये रेडियस की वैल्यू, एक R कैंसिल कर दिया, R फिर वेलोसिटी स्क्वायर ये हो गया, Z² by M, रेडियस की वैल्यू पुट करें, सर आर का स्क्वायर क्यों करेंगे? क्या कह रहे हो? वेलोसिटी का, जब हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं आर का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आर ही रह गया है। क्या कह रहे हो? सर आपने फॉर्मूले में नीचे आर के साथ स्क्वायर भी डाला है ना? ये कह रहे हो ना, यस सर। तो B² किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई MV ऊपर आ जाएगा,
फाइनल क्या बन जाएगा जी? इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली, NH2 पाई mv। एक v कैंसिल हो जाएगा तो v क्या आ जाएगा? देखो फाइनली ये बन जाएगा 2 पाई m t स्क्वायर n इंटू h। एक v बेटा कैंसिल हो जाएगा, एक v कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m ऊपर चला जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा। इसमें आप रेडियस निकालो, रेडियस हो गया, एक रेडियस रह गया, फिर v स्क्वायर z स्क्वायर r बाई m हो गया। फिर आप इसके वैल्यू पुट करो रेडियस की यहाँ से, NH हो 2 पाई mv इंटू m कैंसिल हो गया, m विल कैंसिल, NH एक v कैंसिल हो गया ना पहले, 2 पाई इसके एक करके देख लेना, ठीक है। इसको भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ड्राइव कर लेना एग्जाम में, नॉट टू लर्न। ये आप वैल्यू पुट कर लेना, 2 पाई स्क्वायर z n बाई h। फिर इसमें वैल्यू पुट कर लो, h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर लें कांस्टेंट से। वेलोसिटी आपका ये है 2.18 10 पावर 6 n बाई z बाई n मीटर, मीटर में आंसर, मीटर पर सेकंड। आपने ये लर्न करना, ये वाला लर्न नहीं करना, ये ड्राइव कर सकते। 2 पाई स्क्वायर z n बाई h, एक बार आप करके देख लेना, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वेलोसिटी क्या होगी, z के डायरेक्टली है और n के इनवर्स, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसको मतलब न्यूक्लियस से परे जाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी। इधर जाने पे वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी n के इनवर्सली है, वेलोसिटी n के इनवर्सली z के डायरेक्ट 2.18 10 पावर 6, क्योंकि वेलोसिटी कम होती है। What is velocity of electron in first orbit of hydrogen? And compare it with velocity of light. तो v क्या हो गया 2.18 10 पावर 6, याद रखना है फॉर्मूला, z by n मीटर पर सेकंड। z भी 1 है, n भी 1, v is equal
1 by 1 इतनी वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वेलोसिटी और लाइट अलग होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वो क्या लगाते हैं आपको, सी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट लग होता है, इलेक्ट्रॉन लग, लाइट की वेलोसिटी ये है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है। इलेक्ट्रॉन लग है वेलोसिटी, लाइट लग होती है। इसकी आप सॉल्व करोगे 137 वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 137 टाइम ग्रेटर। One 37 times greater than velocity of electron. Then velocity of electron first orbit of hydrogen. Velocity of light is 137 times greater than the velocity of electron in the first orbit of hydrogen. Light लग होता है, इलेक्ट्रॉन लग है, इसकी वेलोसिटी इतने टाइम ज्यादा होती है, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है। तो किसी में भी वेलोसिटी निकालनी, velocity of electron third orbit of helium boson. Velocity 0.529 n square by z. Sorry, 2.18 10 power 6 z by n. हीलियम का z2 होता है n3 मीटर पर सेकंड। अब किसी में वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इसे वेलोसिटी वाला इतना ही डाउट। मान लो ये क्वेश्चन करना हो, फर्स्ट 3 ऑर्बिट है हाइड्रोजन की, यहाँ पे वेलोसिटी v1, इधर वेलोसिटी v2, इधर वेलोसिटी v3, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन एटम। फॉर्मूला हमारे पास तो यही है, वेलोसिटी n की इनवर्सली है, वेलोसिटी n की क्या है, इनवर्सली। तीनों की रेशियो निकालनी, क्या चीज, रेशियो वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन। रेशियो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी रेशियो इनवर्सली है 1/1, ये रेशियो है 1 रेशियो
n की इनवर्सली बेटा z तो 1 ही रहना 1 1/2 1/3 यदि इसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें बाय 6 से मल्टीप्लाई करो रेशियो वो 6 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा ये बेटा 3 आ जाएगा ये 2 आ जाएगा ये रेशियो आ जाएगा प्लस n के नोटी 1 n2 तो 6 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये असाइनमेंट में प्लास्टिक की तरह ही करो पर नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की दी चीजें हैं प्लास्टिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वैसे हम पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बड़ी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी डेरिवेशन करनी है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेडिएशन प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जी है पोटेंशियल थे किनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का मामला होता है माइनस रेडी एनर्जी का फॉर्म रेडी एनर्जी वेलोसिटी करके हम देख जैसे रेडी एनर्जी ये लगाते थे हाफ एम बी स्क्वायर जैसे रेडी एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर तो यहाँ भी हमें ये फॉर्मूला ले लो रेडी एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी रेडी एनर्जी जो होती है ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडी एनर्जी प्लस में आएगी पॉजिटिव भी आएगी रेडी एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी अब बताओ क्या रीजन होगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में क्यों लेंगे बताओ इनफाइनाइट में 0 एज्यूम करके potential energy depend on distance from nucleus from nucleus आपको जैसे कराया था कि लास्ट राउंड में एनर्जी 0 लेते होते हैं इन्फिनिटी एनर्जी क्या ले लेते हैं 0 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आता है तो अट्रैक्शन से एनर्जी निकलती है तो एनर्जी नेगेटिव में चली है वो वाला कंसेप्ट लेना
अब वो क्या करेगा तो इन्फिनाइट और में एनर्जी क्या लेनी है? जीरो। Zero. Zero. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। साथ से नेगेटिव। एनर्जी डिपेंड ऑन डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। यहाँ पे एनर्जी जीरो लेनी है इन्फिनिटी के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो फ्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव लेना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ड्यू टू फोर्स। इसका रीजन क्या बन गया? ड्यू टू फोर्स और अट्रैक्शन। फोर्स और अट्रैक्शन करके एनर्जी जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है? रिलीज। इन्फिनिटी भी जीरो होती है तो ये नेगेटिव है। जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ड्यू टू फोर्स और अट्रैक्शन। पास आने पे एनर्जी रिलीज होती है। फिर आप दोनों के मामले कंपेयर करो। पोटेंशियल एनर्जी का मामला है माइनस जेड स्क्वायर बाय आर। किनेटिक एनर्जी का ये प्लस जेड स्क्वायर बाय आर। ये वैल्यू इसका डबल है। ये डिवाइड बाय आर है, डिवाइड बाय 2r है। ये डिवाइड बाय आर है, डिवाइड बाय 2r है। तो पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, किनेटिक एनर्जी के डबल के बराबर। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये किनेटिक एनर्जी है। ये आर है, ये डिवाइड बाय 2 है। 2 से डिवाइड का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगी। पर ये माइनस में और प्लस में। पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ किनेटिक एनर्जी। डबल ऑफ किनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी। इनकी वैल्यू पुट करो। ये आर है, ये डिवाइड बाय 2 है। 2 से करेंगे तो कम हो जाएगी ना। साइन को छोड़ देना है, साइन के बिना, विदाउट साइन। नेगेटिव साइन ही लेना या पॉजिटिव नहीं लेना। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना। नेगेटिव नहीं लेंगे तो वैल्यू उसकी डबल के बराबर। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी है दिस इज टोटल एनर्जी। दोबारा किनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होते हैं, ओवरऑल एनर्जी है। टोटल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी है। इनका फॉर्मूला सेम है, प्लस माइनस। किनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस में है, ये प्लस में है। टोटल एनर्जी इक्वल टू किनेटिक एनर्जी।
टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस में है वो प्लस, वैल्यू तो सेम आ गई, वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी सेम। उसके बाद ये आपको रेडियस का फॉर्मूला कराया था, ये इनपुट कर दिए टोटल एनर्जी इस फॉर्मूले में पुट कर, या वो करा दिए पहले रेडियस का, यदि रेडियस यहाँ पे पुट करोगे आपको एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको पहले करा दिया, ये आपको पहले लिखा दिया, अब ड्राइव किया हमने। ये हमने पहले लिखवाया था, अब ड्राइव किया हमने, इसकी डेरिवेशन की। ओवरऑल इस टॉपिक में ये याद कर लो, ये जो अभी करा आपको पहले समझ लो, आप खत्म करें हम। यदि आपको पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, आपने क्या नाम माइनस माइनस साइन ड्यू टू फोर्स और डायरेक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। इस क्वेश्चन में क्या आएगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है, डायरेक्शन से एनर्जी रिलीज है तो साइन नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसको डिवाइड बाय 2 करना और प्लस करना। ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी इसके बराबर है साइन नेगेटिव। आपने ये याद करना, फिर आपने याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये मल्टीपल क्वेश्चन इससे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी जेड स्क्वायर बाय आर, काइनेटिक एनर्जी माइनस है प्लस ए वेलोसिटी करनी होती है, डिस्टेंस करनी होती है, टोटल एनर्जी वैल्यू सेम है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, पर ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है और ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस में है और ये प्लस में। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज टेस्ट आपको पता है ना आपको? यस सर।